नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर कोई दवा कंपनी फर्जी दवा बनाए, नकली दवा बनाए, जांच हो और कार्रवाई ना हो, वही कंपनी करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि लोगों की जान से खेलने वाली इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और जिन कंपनियों की दवा इस्तेमाल योग्य ना मानी जाए, जांच में फेल हो जाए, वो करोड़ों के बॉन्ड कैसे खरीद रही हैं, चंदा कैसे दे रही हैं? तब भी क्या आपको शक नहीं होगा? मतलब क्या आपने कसम खा ली है कि इतने बड़े घोटाले को घोटाला मानना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए? इलेक्टोरल बॉन्ड पर हमारा यह 12वां एपिसोड है। इससे जुड़ी जानकारी हिंदी के दर्शकों तक पहुंचने नहीं दी जा रही है, इसलिए हम जगह जगह छपी जानकारियों को एक जगह जुटाकर पेश कर रहे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस बड़े घोटाले को जन जन तक पहुंचाइए। जो कहे कि घोटाला नहीं हुआ है, उसे ये उदाहरण दीजिए जो स्क्रोल, न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री खोज कर लाए हैं। 2022 से 2023 के बीच महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ग्लेनमार्क को 5 नोटिस भेजता है। इसकी एक दवा टेल्मा की गुणवत्ता खराब पाई जाती है। यही कंपनी नवंबर 2022 में 9.25 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। सिप्ला को भी 4 कारण बताओ नोटिस मिलता है। 2018 से 2022 के बीच कंपनी 39 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। अगस्त 2018 में आरसी कफ सिरप टेस्ट में फेल हो जाता है। अगले साल यह कंपनी 14 करोड़ के बॉन्ड खरीदती है। इन कंपनियों ने यह बॉन्ड किस पार्टी को दिए, यह तभी स्थापित होगा जब यूनिक कोड नंबर आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फटकार लगाई है कि यूनिक कोड की जानकारी तुरंत दी जाए। हम अपनी तरफ से यह नहीं कह रहे कि इन कंपनियों ने रिश्वत या घूस देने के लिए बॉन्ड खरीदे, लेकिन ईडी की रेड के बाद किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदना या दवा फेल हो जाने के बाद किसी का बॉन्ड खरीदना निश्चित रूप से आगे की जांच की मांग करता है। लॉटरी की कंपनी छापे पड़ने के बाद सैकड़ों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है। आम लोगों को अमीर बनाने का सपना बेचकर उन्हें गरीब बनाती है। लेकिन यहां तो दवा कंपनियों की दवा खराब क्वालिटी की पाई जाती है। उन्हें जब नोटिस मिलता है तो उसके आसपास दवा कंपनियां करोड़ों के बॉन्ड खरीदती हैं। स्क्रोल, न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री ने मिलकर इस खोजबीन रिपोर्ट में बताया है कि दवा बनाने वाली 35 कंपनियों ने 1000 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है। इनमें से 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ खराब गुणवत्ता की दवा बनाने के मामले में जांच चल रही थी। उसी दौरान या आसपास इन कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे। ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क के एस श्रीनिवासन ने कहा है कि कौन यकीन करेगा कि इन कंपनियों ने लोकतंत्र और ईमानदारी से चुनाव को प्रोत्साहित करने के लिए करोड़ों के बॉन्ड खरीदे, चंदा दिया। टोरेंट फार्मा ने तो मई 2019 से जनवरी 2024 के बीच 77 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। यह कंपनी गुजरात की है और इसकी एक दवा डीप्लैट 150 गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई। 2018 में महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसे खराब क्वालिटी का घोषित कर चुका था। अक्टूबर 2019 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने गुणवत्ता को लेकर चेतावनी जारी की। इसके बाद भी गुजरात सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। डिप्लाट के अलावा टोरेंट फार्मा की लोसार एच, निकोरेन एलवी और लोपामाइड भी गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई और नोटिस मिला। इसी दौरान इस कंपनी ने करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। जाइडस हेल्थ केयर ने 2022 से 23 के बीच 29 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। यह भी गुजरात की कंपनी है। 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने रेमडेसिविर के एक बैच को नकली घोषित कर दिया था। इसे लेने के बाद कई मरीजों पर बहुत बुरा असर पड़ा था, मगर गुजरात ड्रग रेगुलेटर ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह एक और कंपनी है हेट्रो लैब्स, जिसने अप्रैल 2022 में 39 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। उसके पहले महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंपनी को 6 नोटिस जारी किए कि इसकी दवा की क्वालिटी खराब पाई गई है। हैदराबाद की यह कंपनी रेमडेसिविर बनाती थी जिसकी गुणवत्ता खराब निकली थी, लेकिन तेलंगाना सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या एक्शन नहीं लेने का संबंध बॉन्ड खरीदने से रहा होगा? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? रेमडेसिविर को लेकर कोविड के दौरान कितनी भयंकर तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हुई थी, आप याद कीजिए। भारी कमी हो जाने से इसके दाम आसमान छूने लगे, लोग लाखों रुपए देने लगे। सरकार को इस दवा के वितरण को नियंत्रण हाथ में लेना पड़ा। 2021 में इसके निर्यात पर रोक लगी। इसके इस्तेमाल के बाद भी लोगों की जान नहीं बची और कई जगह जान चली जाने के भी आरोप लगे।
जिस दवा को बंद हो जाना चाहिए था उसे बनाने वाली कंपनियां बॉन्ड खरीदने लगीं। आप यह भी याद रखें कि नवंबर 2020 में ही WHO ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी थी कि रेमडेसिविर ना दिया जाए क्योंकि इसका इलाज पर अच्छा असर होता है, इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, या लोगों की जान बचाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी भारत में रेमडेसिविर का उपयोग होता रहा। WHO की एडवाइजरी जारी होने के 2.25 साल तक यानी मार्च 2023 तक भारत में एम्स और ICMR इलाज के प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर का जिक्र करते रहे, लिखते रहे कि इमरजेंसी यूज के लिए कुछ स्थिति में रेमडेसिविर का इस्तेमाल हो सकता है। मई 2021 में स्वास्थ्य मंत्री मुंडाविया का बयान छपा कि सरकार इसके उत्पादन को 10 गुना बढ़ाएगी। WHO की एडवाइजरी के बाद भी रेमडेसिविर का इस्तेमाल होता रहा। अब बताइए, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने नहीं आती तो क्या आपको पता चलता कि रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनियां करोड़ों का बॉन्ड खरीद रही थी? और क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि किसे पैसा मिल रहा था? क्या ये साठगांठ नहीं है? इसलिए हमारा कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला यह नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला, विपक्ष को भी मिल गया, बीजेपी को भी मिल गया, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। मामला यह है कि गलत बुनियाद पर असंवैधानिक तरीके से कानून बनाया गया। कंपनियों ने चंदा दिया, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन इससे सारा हिसाब बराबर नहीं माना जाएगा। देखना होगा कि इस बॉन्ड को खरीदने वाली कंपनियों को सरकार से कुल कितने लाख करोड़ का धंधा मिला। खेल वहां है। यह खेल तभी पता चलेगा जब यूनिक कोड से स्थापित होगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को बॉन्ड खरीद कर दिया, कैसी कैसी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। यह एक ऐसा पहलू है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तमाम तरह के संदेहों को साबित करने के लिए बेचैन है। ऐसी छोटी छोटी कंपनियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा के बॉन्ड खरीदे। 43 ऐसी कंपनियां हैं जो शुरू हुई 2018 के बाद उन्होंने चंदा दिया 385 करोड़। 4 ऐसी कंपनियां हैं जिस साल इनकी स्थापना हुई उसी साल करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। 2 दर्जन से अधिक कंपनियां ऐसी हैं जिनके यहां जांच एजेंसियों के छापे पड़ते हैं और कंपनियां बॉन्ड खरीदती हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जिन्हें बॉन्ड खरीदने के बाद धंधा मिलता है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 30% हिस्सा खरीदा है। अगर आप कॉरपोरेट के एंगल से ही देखें तो पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल हुआ होगा। इसके कारण कॉरपोरेट के भीतर का रहस्य बाहर आ सकता है। कायदे से इन सब मामलों में जांच होनी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीदे, उससे भारत के लोकतंत्र को खतरा नहीं है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग से भारत को खतरा है तो इसे करने वाली कंपनी के चंदे से क्यों नहीं खतरा है? इस हेडलाइन को पढ़िए। ईडी का दावा, ठेके के बदले आम आदमी पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में मिली रिश्वत। अमर उजाला की यह खबर है और ईडी के दावे को लेकर कुछ और जगहों पर ऐसी खबर छपी है। ईडी की एफआईआर में है कि दिल्ली जल बोर्ड ने एनकेजी इंफ्रा लिमिटेड को 38 करोड़ का ठेका दिया। इस कंपनी ने आम आदमी पार्टी को चंदा दिया। खबर में राशि का जिक्र नहीं, यह भी नहीं कि चंदा किस रूप में दिया, बॉन्ड खरीदा या किसी और रूप में दिया। अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ ठेके के बदले चंदे की जांच हो सकती है तो फिर जिस बीजेपी को 7,721 करोड़ का चंदा मिला, जिसकी सरकार के पास ईडी से लेकर सीबीआई की ताकत है, उसकी सरकार ने चंदे के बदले किस कंपनी को कितना धंधा दिया, कितने लाख करोड़ का बिजनेस बॉन्ड के बदले कुछ खास कंपनियों को दिया गया, इसकी जांच ईडी से क्यों नहीं हो सकती है? अब एक कंपनी है ऋत्विक प्रोजेक्ट। इस कंपनी ने 45 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके मालिक सीएम रमेश जब तेलुगु देशम पार्टी में थे तब कंपनी पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। सीएम रमेश टीडीपी छोड़कर बीजेपी में आ गए, सांसद बन गए। इस कंपनी को कई सरकारी ठेके मिले हैं। इसलिए बॉन्ड के मामले को लेकर थोड़ा स्पष्ट रहिए। यह मामला यह नहीं कि किस पार्टी को चंदा मिला या सबको मिला। विपक्ष को चंदा मिलना और बीजेपी को चंदा मिलने में बहुत अंतर है। ईडी से लैस मोदी सरकार के पास किसी भी कंपनी पर उपकार करने से लेकर डरा देने की क्षमता बहुत ज्यादा है। विपक्ष की सरकार इस तरह से कंपनियों को नहीं डरा सकती जिस तरह से केंद्र की सरकार धमका सकती है और जितना लाभ केंद्र की सरकार उन्हें दे सकती है। तभी तो छापा पड़ता है और कंपनी का मालिक बीजेपी में आ जाता है। सन फार्मा दवा बनाने वाली कंपनी है, उसे तमिलनाडु में प्लांट लगाना था।
मगर पर्यावरण के कारण अनुमति नहीं मिल रही थी। सन फार्मा ने 31.5 करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदा दे दिया, बॉन्ड खरीद लिया, उसे इजाजत मिल गई। क्या यह एक तरह का घूस नहीं है? क्या इसे साबित नहीं करना चाहिए या सिर्फ इस सवाल को यहीं का यहीं छोड़ देना चाहिए? अब आप इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश की है ग्रासिम इंडस्ट्री, आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रासिम ने इस बात की लॉबी की कि केंद्र सरकार सस्ते कपड़ों के आयात पर रोक लगा दे। सस्ते कपड़ों को लेकर विदेशी कंपनियों के बाजार में आने से ग्रासिम को नुकसान हो रहा था। केंद्र ने रोक लगा दी और ग्रासिम का धंधा चमक गया। ग्रासिम ने 33 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। यह कंपनी बॉन्ड खरीदने वाली पहले 100 कंपनियों में आती है। वैसे आदित्य बिरला ग्रुप ने 534 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। इस ग्रुप के एल्यूमिनियम, खनिज, सीमेंट कंपनियों ने भी करोड़ों के बॉन्ड खरीदे हैं। क्या इसके लिए ग्रासिम की जांच होगी? क्या यह संबंध स्थापित नहीं किए जाने चाहिए कि सरकार ने आयात पर रोक लगाई और बदले में ग्रासिम ने बॉन्ड खरीदा? जिस पार्टी को ठेका मिला है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? कंपनियां चालाकी करती हैं, कई राजनीतिक दलों को चंदा दे देती हैं जिससे लगे ना कि किसी एक को ही दिया है। इस आधार पर चंदे के बदले धंधा साबित नहीं होगा। देखना चाहिए कि कौन सी सरकार उस कंपनी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती थी और उस कंपनी ने उसकी पार्टी को कितना चंदा दिया। पहले आप अपना लॉजिक दुरुस्त कीजिए। अगर इसमें सब शामिल हैं तो भी यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ, उसके बनाए कानून के पीछे हुआ। इसलिए कंपनियों को आगे किया जा रहा है कि वे नाम ना आने दें। बॉन्ड खरीदने के बाद कंपनियां आराम से किसी भी पार्टी को बता सकती हैं कि हमने आपके लिए इतने का बॉन्ड खरीद लिया है, बस एक फोन करने की बात है। कहां तो सारी कंपनियों को खुद ही बता देना चाहिए कि किस किस को पैसा दिया। लेकिन बिजनेस स्टैंडर्ड की यह हेडलाइन कहती है कि कॉरपोरेट को यह भरोसा है कि बॉन्ड के मसले से जनता प्रभावित नहीं होगी, लोकसभा के नतीजों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अब आप इस खेल को समझिए। इन सभी को भरोसा है कि जनता तक खबर नहीं पहुंचेगी। टीवी और अखबार चुप रहेंगे तो पता कैसे चलेगा? अखबार डिटेल में छापेंगे नहीं, हिंदी वाले अखबार तो बंद ही कर देंगे या उलझाकर छाप देंगे। जब जनता को पता ही नहीं चलेगा कि उसके देश में ऐसी भयंकर लूट हुई है तो वह फैसला लेने लायक कैसे रहेगी? इसलिए जरूरी है और यह सबकी लड़ाई है कि इस घोटाले की खबर हर किसी तक पहुंचे। बात लोकसभा के नतीजों पर असर की नहीं है, बात है उस कोशिश से पर्दा हटाने की जिन्हें यकीन है कि जनता तक खबरों को अब पहुंचने नहीं देंगे। हमारे पास इतनी शक्ति है। जब गोदी मीडिया प्रधानमंत्री को हर दिन विजेता घोषित करने में लगा है, इसी देश के कुछ पत्रकार इस घोटाले की परतें उधेड़ रहे हैं। हिंदू में विघ्नेश राधाकृष्णन, जैस्मिन निहलानी और रेबेका रोज वर्गीज की रिपोर्ट है। इन्होंने बताया है कि 2018 के बाद से शुरू हुई कम से कम 43 फर्म ने कुल 385 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हैदराबाद में 2023 में स्थापित हुई 4 कंपनियों ने कुछ ही महीनों बाद करोड़ों के बॉन्ड खरीदे। कोविड के दौरान 2020 और 2021 में 20 कंपनियां ऐसी थीं जिन्होंने अपनी स्थापना के 1 या 2 साल के भीतर 100 करोड़ से अधिक के बॉन्ड खरीदे। यह जानकारी हिंदू ने कॉर्पोरेट मंत्रालय के डेटाबेस से ली है। हिंदू की रिपोर्ट में 1-2 कंपनियों का उदाहरण दिया गया है। हैदराबाद की टी शार्क इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और टी शार्क्स ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों की शुरुआत 2023 के मार्च और मई महीने के दौरान हुई। दोनों के निदेशक, प्रबंध निदेशक एक ही हैं। स्थापना के 3 महीने के भीतर ही दोनों ने कुल मिलाकर 7.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बैन ग्लोबल रिसोर्सेज एलएलपी नाम की एक और कंपनी है जिसने स्थापना के 4 महीने के बाद 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। एक और कंपनी है वसावी एवेन्यूज एलएलपी, इसने भी स्थापना के 3 महीने के बाद 5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कुल मिलाकर इन तीनों ने 17.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बंगाल की एसिकस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने स्थापना के 2 साल के भीतर ही 22 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। हैदराबाद की एक कंपनी अपर्णा फार्म्स एंड एस्टेट्स ने स्थापना के 3 साल के भीतर 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। 162 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाले यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसकी स्थापना अप्रैल 2019 में की गई थी। राजनीतिक दल नहीं बताएंगे किसने पैसा दिया,
वरना बीजेपी अब तक बता चुकी होती। आप कंपनियों की नजर से फिलहाल इस सवाल को देखिए। कोई कंपनी अभी अभी बनी है, वो करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। छापा पड़ा है, वो कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। दवा जांच में फेल हो गई है, वह कंपनी करोड़ों के बॉन्ड खरीद रही है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर चुप्पी साधी जा रही है, जानकारी रोकी जा रही है। कंपनी का पैसा बिजनेस के लिए होता है, उनके कर्मचारियों के लिए होता है। क्या यह सवाल नहीं बनता है कि कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड क्यों खरीद रही है? क्या वह उसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रही है? क्या इसीलिए नियम बदला गया कि बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी अपने शेयर धारकों को नहीं बताएगी? क्या किसी भी कंपनी का शेयर धारक इसकी मंजूरी देगा कि वह कंपनी 500 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदकर उनके प्रिय मोदी जी को दे दे? इस पर वही कंपनी मतदान करा ले और देख ले जिसने चोरी छुपे बॉन्ड खरीदे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट है, बड़ी कंपनियों के मुकाबले छोटी कंपनियों ने अपने मुनाफे का ज्यादा बड़ा हिस्सा चंदे में दे दिया। सबसे अधिक चंदा देने वाली 10 कंपनियों ने अपने 4 साल के मुनाफे का 0.2% का बॉन्ड खरीदा। 10 सबसे छोटी कंपनियों ने अपने मुनाफे का करीब 15% बॉन्ड खरीदने में लगा दिया। इसमें भी अगर आपको नेक्सस समझ में नहीं आ रहा है, फिर क्या किया जा सकता है? राजनीतिक दलों को प्रचार के लिए बिल्कुल पैसा चाहिए, लेकिन क्या यह उसका सही रास्ता है? चंदा देने के नाम पर इन कंपनियों ने कितने करोड़ों का धंधा ले लिया, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे? इसकी वजह से भारत के लोकतंत्र में कितना बड़ा असंतुलन आ गया, क्या आप नहीं देखना चाहेंगे? बीजेपी को 7700 करोड़ से अधिक का चंदा मिला, तो बाकी कई दल ऐसे हैं जिन्हें एक पैसा नहीं मिला। जो भी आपको समझाने आए कि प्रति सांसद बीजेपी को कम मिला है, उससे दूर रहिए। हमारा सभी वीडियो दिखा दीजिए। यह तर्क पूरी तरह फ्रॉड है। कहीं भी नहीं लिखा है कि सांसद या विधायक की संख्या के आधार पर किस पार्टी को कितना चंदा मिलेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। यूनिक कोड सामने आने के बाद यह स्थापित होगा कि किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा कदम होगा यह साबित करना कि क्या बदले में कुछ लेन देन हुआ है। जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या इस नीयत से उसने बॉन्ड खरीदे हैं, उस कंपनी को ज्यादा पैसे दिए हैं ताकि उसकी जान छूट जाए, बच जाए? यह सवाल सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।